Good morning students, my name is Vanita Patel and I am working as a teacher in a Lord Krishna International School. I hope you all are safe at home. Okay? तो आज हम हिंदी विषय में पढ़ेंगे जो 8वीं कक्षा का हिंदी सब्जेक्ट है, उसका प्रथम काव्य है ध्वनि। तो ये ध्वनि का मतलब क्या होता है? ध्वनि का मतलब होता है आवाज़ जो अलग अलग तरह के प्राणी या पक्षी निकालते हैं, जो उसको हम क्या बोलेंगे? आवाज़, ध्वनि बोलेंगे। ठीक है, जो अलग अलग तरह की आवाज़ें होती है उसे हम बोलेंगे ध्वनि। तो ये ध्वनि चैप्टर का जो कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ध्वनि काव्य के जो कवि हैं वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ है अभी देखते हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1896 में हुआ है और उसका जन्म हुआ तो वो कौन सी प्लेस थी? तो वो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 1896 में पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ है और उनकी देहांत कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 में, और वो भी इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हुई थी। ये जो कवि है हमारे, वो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, क्योंकि आधुनिक काल मतलब अभी अपना जो काल चल रहा है, अपना जो समय चल रहा है, उसको बोलते हैं आधुनिक काल। ठीक है, ये कवि आधुनिक काल के मतलब मॉडर्न टाइप के कवि थे। ठीक है, और ये जो कवि थे उन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह लिखे हुए हैं। तो ये उनकी काव्य संग्रह में जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका, ये सारे उनकी काव्य संग्रह है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो काव्य संग्रह। जूही की कली, गीतिका, अनामिका, ये सारे क्या है? उनकी अलग अलग तरह की काव्य संग्रह है। ठीक है, परिमल, ये भी उनकी एक काव्य संग्रह। उनके अलावा उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे थे। ठीक है, उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये सारे उन सबके उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। तो मैं उपन्यास लिख रही हूँ, आपको ये सब याद रखना है कि कौन कौन से काव्य संग्रह लिखे हैं, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, अप्सरा, अलका, निरुपमा, ठीक है, और प्रभावती। ये जो हमारे कवि थे वो उन्होंने हिंदी विषय में बहुत प्रभुत्व था। उनकी मेन लैंग्वेज कौन सी थी? हिंदी थी। और इन्होंने बहुत सारी गद्य और पद्य रचनाएं की है। अभी गद्य यानी क्या आपको पता है? गद्य यानी जो कहानी होती है, एकांकी होती है, पाठ होते हैं, हम उसे गद्य बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह पद्य, पद्य का मतलब होता है कोई काव्य, कोई दोहा। ठीक है, कुछ कविताओं की रचना होती है, उसको हम बोलते हैं पद्य। ठीक है, ये हुआ हमारा कवि का परिचय। अब हम जाएंगे चैप्टर की ओर। तो चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बसंत के बारे में समझाऊंगी। बसंत आपको पता है, आपकी बुक का नाम भी बसंत ही रखा हुआ है। तो बच्चों, ये बसंत ऋतु है जो उसके ऊपर से ये बुक का नाम रखा हुआ है, और यहाँ ये चैप्टर में भी, ये कविता में भी बसंत ऋतु का बहुत प्रयोग हुआ है। तो बसंत एक ऐसी ऋतु है जो ऋतु में बहुत सारे फूल खिलते हैं, कलियाँ खिलती हैं, डालियों पे नए नए पत्ते की शुरुआत होती है। ठीक है, ये बसंत ऋतु मतलब एक तरह का जीवन की शुरुआत होने की ऋतु है। पेड़ पत्तों की नई शुरुआत होती है, नए जीवन की उनकी शुरुआत होती है। उसके पहले आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब टोटली कलरफुल हो जाता है, जो अपने फूल्स होते हैं वो टोटली कलरफुल हो जाते हैं, पूरा एकदम खिल जाता है। और उसके पहले की जो ऋतु होती है ऑटम, तो उसमें क्या होता है? सारे पतझड़ वाली ऋतु बोलते हैं। सारे पत्ते पेड़ पौधों के गिर जाते हैं। ठीक है, और झाड़ सूखे सूखे लगने लगते हैं। और जैसे ही वसंत ऋतु की शुरुआत, उसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है, वसंत ऋतु को। ठीक है, और जो जैसे ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है तो जैसे ही नए जीवन का संचार होता है, किसमें? पेड़ पौधों में, और नए नए पत्ते आने लगते हैं, नए नए फूल की कलियाँ खिलने लगती है। ठीक है, ऐसे ही हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे वसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी पेड़ पौधों में कैसे नए जीवन
विचार होता है। उसी तरह ये कवि है जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी, उनके जीवन में वसंत की शुरुआत हुई, उनका जीवन की शुरुआत हुआ है। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, कि अभी पत्थर खिलने वाली मौसम नहीं है। वसंत ऋतु में जैसे खिलते हैं वैसे कई पत्ते तो गिरने वाले नहीं हैं, कि पतझड़ वाली ऋतु आने वाली नहीं है। तो क्या बताया है, सुषमा जो एक तरह की सुंदरता बताई गई है पेड़ पौधों की। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक बार ये कविता का पठन करूँगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। बार दिखा दूंगा फिर अनेकों, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। तो बच्चों ये कविता कैसी है, एक कवि ने अपने मन से लिखी है, छायावादी कविताएं हैं, मतलब प्रकृति की प्रयोग हुआ है। सारी कविता में किसका प्रयोग हुआ है, प्रकृति का प्रयोग हुआ है। और ये प्रकृति के माध्यम से कवि अपने जो युवा पीढ़ी है उनको एक संदेशा देना चाहती है। वो क्या संदेशा देना चाहती है कि अभी अपने जीवन की शुरुआत है, तो हमें अपने जीवन में जो लक्ष्य है, हमारा जो मोटो है, हमारा जो ध्येय है, उसको अचीव करना है। तो इसके लिए हमें कोई बाबत में हारना, छोटी छोटी परेशानियाँ आए, छोटे छोटे संघर्ष आए, तो उससे हमें हार जाना नहीं है, हमारे जीवन का अंत करना नहीं है, लेकिन उससे परेशानियों से हमें लड़ना सीखना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सदा मेहनत करते रहना सीखना है। ठीक है, तो अभी हम कविता को विस्तृत से समझेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। कवि क्या बोल रहे हैं, कवि को एक मेथड है कि कवि ये बोल जो रहे हैं, ये कविता लिख रहे हैं, और एक जो भाव है उसके अंदर का, तो वो कवि दिखाना नहीं चाहते हैं कि जो एक हम बोलते हैं ना कि हम जो बोलते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहिए, हम हमारे अंदर की फीलिंग होती है। ठीक है, उसी तरह कवि ने प्रकृति का संदेश दिया है, प्रकृति के ऊपर लिया है कि अभी ना होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी होगा नहीं, मेरी मृत्यु अभी होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी कभी मेरे जीवन में मृदुल बसंत मतलब कोमल, मृदुल यानी कि कोमल। मैं यहाँ पे हार्ड वर्ड सीखती जा रही हूँ। मृदुल यानी कोमल, कि मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी ही बसंत ऋतु की शुरुआत हुई है। मतलब मेरे अभी जीवन की मुझे जो ध्येय प्राप्त करना है उसके लिए मैंने अभी ही कोशिश करना स्टार्ट किया है। मेरा ध्येय, कवि का ध्येय क्या है कि जो युवा पीढ़ी है, यूथ है अपना, क्या है यूथ, कवि को क्या करना है कि कवि का लक्ष्य क्या है कि जो ये यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनको उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हौसला देना, ताकत देना, उनको आगे बढ़ने की कोशिश करवाना। ठीक है, तो ये कवि का लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपने लक्ष्य को हासिल करे, अपने ध्येय को आगे बढ़ाए। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि मेरे जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी ही बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। बसंत मतलब क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं बसंत ऋतु में खिलने लगते हैं, सही है ना, फूलों पे नई नई, पेड़ पौधों पे नई नई कलियां खिलती है। तो तुरंत जैसे कलियां खिलेगी वैसे ही वो मुरझा तो नहीं जाने वाली। पूरा जो बसंत ऋतु के बाद जो ऋतु आती है स्प्रिंग, तो तब तक तो वो कलरफुल रहेंगे और एकदम हरियाली छाई हुई रहेगी। फिर बोल रहे कवि, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, पात यानी पत्ते, पात यानी क्या, पत्ते, जो झाड़ के पत्ते होते हैं
वो कैसे हरे हरे रंग के, ग्रीन, एकदम ग्रीनरी छाई हुई है, हरियाली छाई हुई है। डालियां कलियां कोमल पगार, जो हरियाली किस पर छाई है, जो हरे पत्ते ऊपर छाए, डालियां हैं, फूलों की कलियां हैं, तो ये सब पर हरियाली छाई हुई है। कोमल गात यानी शरीर, अपने शरीर की रचना कंपेरिजन किसके साथ की है, ये पेड़ पौधों के साथ की है, कि उनके जो अंग है, पेड़ पौधों के अंग, पत्ते, लीव्स बोलते हैं ना हम, फ्लावर्स, जो बर्ड होते हैं, कलियां को क्या बोलेंगे, बर्ड। तो अपने शरीर की कल्पना उन्होंने ये पेड़ पौधों के अंगों के साथ की है, कि जैसे मेरे शरीर में नए नए अंग का विकास हो रहा है, उसी तरह ये पेड़ पौधों में भी ये कलियां, फूल, पत्ते, ये सब का विकास हो रहा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैं क्या करूंगा अभी सपनों में, मृदुल कर, मृदुल मतलब कोमल, कर मतलब हाथ, ठीक है, कर मतलब हाथ, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित मतलब सोया हुआ, निद्रित का क्या मतलब हुआ, सोया हुआ। अभी कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं सपनों में अपने हाथ मृदुल कर, मैं क्या करूंगा सपनों में मेरे हाथ जो है वो फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कि जो अपनी कलियां खिली नहीं है पूरी तरह से, अभी सोई हुई है कलियां, उनकी कलियां मतलब बड़, तो उसके ऊपर मैं अपना हाथ फेरूंगा। यहाँ पे इसके ऊपर हाथ फेरना मतलब क्या हुआ, अपने युवा पीढ़ी जो है उनको मैं उनकी नींद से जगाऊंगा, उनको निंद्रा से मुक्त करूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर और एक नए सुबह की सुंदर सुबह की शुरुआत करूंगा, उस नई सुबह को जगाऊंगा। समझ में आया ये पैराग्राफ। कवि अभी क्या करने वाले हैं, अपने शरीर की कंपैरिजन फूल पेड़ों के अंगों के साथ की है, कि वो जैसे शरीर में अलग अलग अंगों का विकास होता है, उसी तरह पेड़ पौधों में भी नई नई कलियां आने लगती है, डालियां विकसित होने लगती है, नए नए पत्ते आते हैं। और मैं जैसे सपनों में हाथ फेरा, उसी तरह एक कलियों पे हाथ फेर के उनको निंद्री में से जगा लूँगा, मतलब उनके सोए जो है उनको जगाकर नई पीढ़ी को एक अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सलाह दूंगा। पुष्प पुष्प से लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प, अभी ये पुष्प की कंपैरिजन किसके साथ हुई है, पुष्प मतलब अपनी जो नव युवा पीढ़ी है, अपने जो यंगर्स लोग हैं, ठीक है, टीनेजर्स, यंगर्स, तो उनके साथ पुष्प की कंपैरिजन हुई है, ठीक है। तंद्रालस, तंद्रा मतलब नींद, और तंद्रालस आलस, नींद और आलस खींच लूंगा। जो अपनी युवा पीढ़ी है उसमें से मैं क्या करूंगा, नींद और आलस खींच लूंगा, और उनमें नई स्फूर्ति को डालूंगा कि वो स्फूर्ति से अपना काम करें, उनमें नई ताजगी भर दूंगा, कि एक कैसे हम फ्रेश हो जाते हैं, नींद से जागते हैं तो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, उसी तरह मैं अपनी जो युवा पीढ़ी है उसमें से आलस और नींद को खींच लूंगा। लालसा यानी कि कुछ पाने की इच्छा, लालसा मतलब कुछ पाने की इच्छा। अभिलाषा, ठीक है, तो कुछ पाने की इच्छा के खातिर मैं अपने युवा पीढ़ी को जगा लूंगा, उनमें से आलस और निद्रा को हटा दूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। और मेरा जो नव जीवन मतलब अपनी जो नव चेतना है, जो स्फूर्ति है, नव चेतना, तो उनको मैं वो बच्चों में मतलब युवा संघ में डाल दूंगा, कि वो तेजी से, स्फूर्ति से, हिम्मत से अपने जो ध्येय है उनको अच्छे से प्राप्त करें, अपना लक्ष्य को हासिल करें। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। द्वार यानी दरवाजा, रास्ता, दिखा दूंगा फिर उनको, जैसे ही वो उठेंगे मैं उनको क्या करूंगा, द्वार यानी कि दरवाजा दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा कि कौन से रास्ते पे आप जाओगे तो अच्छे से आप ध्येय हासिल कर सकते हो। है मेरे में जहां अनंत, और उनके ध्येय कितने हैं, बहुत बहुत सारे ध्येय हैं। अनंत मतलब उनका कोई अंत नहीं है। अनंत यानी क्या हुआ, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम बोलेंगे अनंत।
तो कवि का ध्येय कितने हैं? अनंत ध्येय है। तो कवि सब युवा पीढ़ी को अलग अलग रास्ता दिखाएंगे, तो जो युवा पीढ़ी है वो रास्ते पे चल के अपना ध्येय अच्छे से हासिल कर सकते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, मुझे ये सारे काम करने हैं इसलिए मेरा अंत अभी होगा नहीं। युवा पीढ़ी को जगाना है, उनकी निद्रा और आलस दूर करने हैं, उनको नए रास्ते पे चलना सिखाना है कि अपना ध्येय कैसे हासिल कर सकते हो, अपना लक्ष्य पाना है, अपने मोटो अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब देखने के लिए कवि ने ये कविता की रचना की है, जो प्रकृति के सारे दर्शन होते हैं और प्रकृति के माध्यम से युवा पीढ़ी को वो संदेशा देना चाहते हैं कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कभी हार माननी नहीं चाहिए। हम हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां मुश्किलें आती ही रहती हैं, लेकिन हम वो छोटी छोटी परेशानियां मुश्किल को लेकर हम हार जाएंगे कि नहीं अभी मेरे से नहीं होगा, नेगेटिविटी हो जाएगी हमारे दिमाग में, तो हम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि छोटी छोटी परेशानियां तो हमेशा आती ही रहेगी, तो हमें उसका डटकर सामना करना है, उस परेशानी को हल करने का कोशिश करनी है। ठीक है, वो परेशानी हल होगी तो ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारे कक्षा 8 की प्रथम कविता ध्वनि के बारे में। अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर्स जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।